सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष अनासने और आज के वीडियो के अंदर हम क्लास 11 के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले जो कि नीट में आने के चांसेस उनके अच्छे खासे हैं। और इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको याद करना पड़ता है, मतलब याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी है और वो याद होती भी नहीं है ईजिली। तो उनको भी आज मैं आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको याद हो ही जाएगी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो। और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे याद करना और भी ईजी हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग डाल लीजिए आप। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो देखो, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है, इसका मतलब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है। तो देखो एग्जांपल से यदि मैं बताऊं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट है वो बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी are called biomolecules. Organic compound present in our body, तो उनको अपन बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक भी प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक भी प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक तो अपने हो गए, ये प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड, ये सब हो गए। अब इनऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं? तो इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं वो हो गए अपने, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वाटर, NaCl, ऐसे बहुत सारे। तो इसका एक टेबल बना हुआ है। मतलब इस चैप्टर का मतलब एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है इसका सेकंड पेज पर ही जो टेबल 2 है वो उसमें दिया गया है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो कौन कौन से इनऑर्गेनिक, तो वो देकर रखे। तो एक बार आप उसको देख लेना। वैसे कोई पूछता है नहीं, लेकिन इनऑर्गेनिक पता तो होना चाहिए कि आपको कौन से अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब अपन इंपॉर्टेंट चीजें जो है इस चैप्टर की उसके बारे में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो चैप्टर जिस सीक्वेंस से दिया गया है उसी सीक्वेंस से अपन जो इंपॉर्टेंट चीजें इसकी उसके बारे में देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो, अब एनसीईआरटी में जो सेकंड पेज है उस पे एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल में बताया गया है कि जो एलिमेंट्स जो है बहुत सारे, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, बहुत सारे ऐसे, तो वो अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और अर्थ क्रस्ट में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उसके से कंपैरिजन टाइप जो है वो बनाया गया है। अब अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है वो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बॉडी में कितना प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब कितना, मतलब वो वैल्यू आपको, पैरामीटर्स जो दिए गए हैं वो आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा है, कौन सी सबसे कम है। मतलब वो जो पूरा सीक्वेंस है, कौन सी सबसे ज्यादा, फिर कौन सी कम, फिर कौन सी कम, तो वो जो सीक्वेंस है वो आपको याद होना चाहिए। और वो सिर्फ आपकी ह्यूमन बॉडी का आपको याद होना चाहिए, अर्थ क्रस्ट का कोई याद करने की जरूरत नहीं है, पूछते नहीं है। तो बॉडी का जो बॉडी के अंदर जो वो एलिमेंट्स वगैरह प्रेजेंट है उसका जो सीक्वेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसकी ट्रिक है ओशियन का हंसना मुझसा। पहले ट्रिक लिख देता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं। ओशियन का हंसना मुझसा, ओशियन का हंसना मुझसा। ठीक है, तो ओशियन मतलब वैसे तो ओशियन किसका नाम भी होता है, और यदि आपको नाम नहीं पता है तो फिर आप समुद्र भी बोल सकते हैं। तो ओशियन का हंसना मुझसा इज द ट्रिक। तो जो मतलब देखो ये ट्रिक किस पर बेस्ड है तो वो मैं लिखता हूं पहले। ओशियन, ठीक है, का हंसना मुझसा। ठीक है, और ये जो आएगा सीक्वेंस लाइक दिस, ये आएगा। तो सबसे ज्यादा जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन, और सबसे कम जो प्रेजेंट है वो है सिलिकॉन। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम मोस्टली पूछते, लेकिन आपको पूरा सीक्वेंस ही याद होना चाहिए। और मतलब याद क्या, अब तो आपको याद हो ही गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। ओशियन का हंसना मुझसा बहुत ही इजी है ये। तो देखो ओशियन, ठीक है, ओशियन इतना जो पार्ट है ओशियन का हंसना, हंसना मुझसा, ओशियन का हंसना मुझसा। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एंड एट द एंड सिलिकॉन जो है वो सबसे कम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट डिस्कशन अपने पास आता है वो अमीनो एसिड्स का डिस्कशन आता है। तो देखो अमीनो एसिड्स का सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो अमीनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। COH इधर, NH2 इधर, H इधर, और यहाँ पर एक आपका R ग्रुप होता है जो कि आपका वेरिएबल ग्रुप है। मतलब ये R ग्रुप जो होगा वो चेंज होते रहेगा, और चेंज होते रहेगा तो अमीनो एसिड्स अलग अलग होंगे। मतलब R की जगह कुछ और रहेगा तो एक अमीनो एसिड, कुछ दूसरा रहा तो दूसरा अमीनो एसिड। वैसे 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं वह होते हैं
और ये सब आर पर ही डिपेंड होता है। अब आर अलग अलग रहेगा तो उस अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती रहेगी। जैसे अब देखो आर की जगह मान लीजिए एच यदि है तो ये जो अमीनो एसिड रहेगा वो आपका ग्लाइसिन अमीनो एसिड रहेगा, ठीक है। आर की जगह अगर एच हुआ तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड रहेगा। अब ग्लाइसिन अमीनो एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि देखो ग्लाइसिन अमीनो एसिड पहली बात तो सबसे सिंपलेस्ट वन है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड यदि पूछा तो ग्लाइसिन बोलना है अपने को। इसके अलावा ग्लाइसिन जो है ना वो नॉन कायरल अमीनो एसिड है, मतलब इसमें जो कार्बन है वो नॉन कायरल है। कायरल का मतलब क्या होता है कि सारी जो उसकी वैलेंसीज है वो अलग अलग है। अब इसमें H यहाँ पर अगर अपन ने लगा दिया तो यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है, तो वैलेंसीज सारी अलग अलग नहीं हुई ना, ये दो सेम हो गई तो ये नॉन कायरल बन जाता है। तो ग्लाइसिन इज अ नॉन कायरल अमीनो एसिड, ठीक है। तो R की जगह अगर अपन H लगाया तो ग्लाइसिन बना। अब मान लीजिए R की जगह अगर अपन ने CH2OH यदि लगा दिया, पहले रुको पहले थोड़ा सा सिंपल वाला ले, अगर मान लीजिए अपन ने CH3 लगा दिया, R की जगह अगर CH3 लगा दिया तो वो एलानिन हो जाता है, ठीक है। H लगाया था तो ग्लाइसिन, CH3 लगाया था तो एलानिन, ठीक है। अब अगर अपन ने R की जगह CH2OH, चलो OH वाले ले लेते, CH2OH यदि लगा दिया तो फिर वो जो आपका अमीनो एसिड होता है वो आपका सेरीन अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक है। सेरीन अमीनो एसिड बन गया यदि अगर CH2OH लगाया। अब CH2SH यदि अगर अपन ने लगा दिया, CH2SH लगा दिया R की जगह, तो फिर जो अमीनो एसिड बनता है वो आपका सिस्टीन अमीनो एसिड बनता है। तो बस ये जो तीन चार जो मैंने बताया ना आपको अमीनो एसिड्स, बस यही आपको ध्यान में रखना है, मतलब इनके ही स्ट्रक्चर, वैसे ध्यान में तो बहुत सारे अपने को रखना पड़ेंगे बट स्ट्रक्चर आपको इनके ही पता होनी चाहिए कि R की जगह अपन क्या लगाएंगे तो कौन सा बनेगा। तो ये आपको इतने पता होने चाहिए। अब इस प्रकार से ऐसे टोटल अपने पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब उन 20 में से जो 3 अमीनो एसिड्स हैं वो आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते भी है। तो देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, 3 ही है मात्र। एक तो हो गया अपना टायरोसिन, एक हो गया ट्रिप्टोफेन, 3 में से भी 2 के नाम टी से चालू होते हैं, तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और फिनाइल एलानिन। तो बहुत इजी है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलानिन आर द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अब देखो अमीनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके स्ट्रक्चर में ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है। तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप्स के बेसिस पर अमीनो एसिड्स एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में होते हैं, ठीक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज्यादा होता है। अमीनो ग्रुप का नंबर यदि ज्यादा हो गया तो बेसिक अमीनो एसिड दोनों का इक्वल हो गया तो न्यूट्रल, सिंपल है ना। तो अमीनो एसिड्स आर एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स एंड न्यूट्रल। तो सबसे पहले एसिडिक देखते हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स 20 है ना टोटल अमीनो एसिड्स, उसमें से मात्र 2 ही आपके एसिडिक है। तो एक तो हो गया अपना ग्लूटामिक एसिड और एक हो गया अपना एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड जो है वो आपके एसिडिक अमीनो एसिड हो गए, ठीक है। अब एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कौन कौन से, इसके नाम करने में ही लोगों, मतलब नाम याद करने में मतलब बहुत मुश्किल जाता है लोगों को। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको यूं याद करवा दूंगा। तो एसिडिक तो आपके ही हो गए, ठीक है। बेसिक कौन से हो गए, तो बेसिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके हिस्टिडीन, ठीक है, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। तो ये जो हो गए आपके बेसिक हो गए। अब टोटल कितने हैं, 20। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 बचे कितने, 15। तो न्यूट्रल जो है वह 15 है, तो बचे हुए जितने भी है वो सारे न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स रिमेनिंग ऑल 15 अमीनो एसिड्स, इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा जो बचे हुए 15 वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप उसमें नंबर उनका सेम है, तभी तो वह न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल। अब देखो इसको याद कैसे करें। एसिडिक अमीनो एसिड, भाई नाम में ही एसिड है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड आर द एसिडिक अमीनो एसिड, ये तो यूं याद हो गए।
बेसिक अमीनो एसिड्स को कैसे याद कर सकते हैं, तो उसको हाल से आप याद रख सकते हो, HAL हाल, ठीक है। तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। अब ये एल में आप लाइसिन की जगह ल्यूसिन वगैरह मत बोलते ना, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो सिंपल है ना, हाल, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है। और न्यूट्रल तो बचे हुए जो 15 है वो। इसके अलावा अमीनो एसिड्स का थोड़ा सा और डिस्कशन है, तो वो अपन देखते हैं। पहले इसको रफ करता हूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको। सो एज वी नो कि अमीनो एसिड्स टोटल 20 होते हैं और इसेंशियलिटी के बेसिस पर इन 20 अमीनो एसिड्स को दो इसमें डिवाइड करा गया है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो है जिनकी अपने को बाहर से लेने की, बाहर से मतलब डाइट से लेने की जरूरत पड़ती है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस नहीं होते, उसको अपने को डाइट से लेने की जरूरत पड़ती है, वो हो गए अपने इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। नॉन इसेंशियल वेरी सिंपल, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बॉडी के अंदर ही वह बन रहे, तो डाइट से उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो वो आपके नॉन इसेंशियल हो गए। तो अमीनो एसिड्स टोटल 20 है। अब इसेंशियल कितने हैं, नॉन इसेंशियल कितने हैं, तो बहुत ही सिंपल है, 10 इसेंशियल है और 10 नॉन इसेंशियल है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स 10 है, ठीक है। और जो नॉन इसेंशियल है वो भी 10 है, ठीक है। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी 10 है। अब कौन से इसेंशियल है और कौन से नॉन इसेंशियल है, इसको कैसे देखें, तो देखो इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है उसकी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और बहुत फेमस ट्रिक भी है वो, तो उसको मैं लिखता हूँ, तो उससे आपको बहुत ही इजीली वो याद हो जाएंगे। ओके, तो VIP हॉल में तुम थे, तो ये जो है इसकी ट्रिक है। बहुत लोग इसको VIP हॉल में TT ऐसे भी लिखते हैं, पर उससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए VIP हॉल में तुम थे आप याद रखिए, है ना, TT मत याद रखिए, वो कंफ्यूजन क्यों होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके मैं आपको नाम बता देता हूँ, है ना, VIP हॉल में तुम थे से क्या क्या नाम है। तो V से तो हो गया अपना वैलिन, I से हो गया आइसोल्यूसिन, ठीक है, और P से हो गया अपना फिनाइल एलानीन, H से हो गया हिस्टिडीन, और A से हो गया आर्जिनिन, ठीक है। L से 2 L है, तो एक L हो जाएगा अपना ल्यूसिन और एक L हो जाएगा अपना लाइसिन, ठीक है। और मैं से हो जाएगा आपका मिथियोनिन, बचे 2 तुम और थे, तो तुम से तो आपका हो जाएगा, देखो थे जो है ना, थे से आपका थ्रियोनिन हो जाएगा, थ्रियोनिन, और तुम से हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन। अब देखो आपको एक अमीनो एसिड तो पता ही है कि टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, तो यदि अगर आप VIP हॉल में TT यदि लिखते हैं, तो ट्रिप्टोफिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि टायरोसिन इधर आएगा कि टायरोसिन नॉन इसेंशियल में आएगा, ठीक है। तो अब यहां से आपको इजीली पता चल जाएगा कि थे है ना, तो थे से आपका तो थ्रियोनिन आप कर दोगे और तुम से आप ट्रिप्टोफैन कर दोगे। टायरोसिन की जैसा मैंने अभी डिस्कशन करा, तो आपको इससे याद रहेगा कि वो मैं नॉन इसेंशियल का बोल रहा था, टायरोसिन जो है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो तुम थे से हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन एंड थे से हो जाएगा आपका थ्रियोनिन, ठीक है। तो VIP हॉल में तुम थे से आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। अब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से बचे हुए 10, तो क्या इसको याद करने की जरूरत है क्या, नहीं ना, ऑब्वियसली बात है। अगर 10 ये है तो इसके अलावा जो भी है बचे हुए वो आपके नॉन इसेंशियल, रिमेनिंग 10, ठीक है। तो देखो यार क्या होता है ना, अगर आप दोनों ही याद करो, ये भी याद कर लिया, ये भी याद कर लिया, फिर कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम में फिर आप सोचते हो ये इधर का था या ये उधर का था, तो ऐसा कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इससे अच्छा एक ही साइड का याद रखो, बचे हुए जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो VIP हॉल में तुम थे से आपको ये याद हो गया, तो ये अमीनो एसिड का डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, तो वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो देखो मेटाबोलाइट्स होते क्या है, तो मेटाबोलाइट्स देखो अपनी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो चलती है उसमें जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उनको मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं दैट आर मेटाबोलाइट्स, ठीक। अब मेटाबोलाइट्स आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ऐसे दो प्रकार के, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं,
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर नहीं चाहिए होते। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अपने को फंक्शन एंड रोल्स पता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अपने को फंक्शन एंड रोल्स नहीं पता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो शुगर है ना, अपने को अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए होता है, फंक्शन रोल सब पता है अपने को, शुगर ग्लूकोज वगैरह है ना, ये सब। अमीनो एसिड्स हो गया, हीम हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल। अब देखो यहाँ पर हम जो बात करते हैं प्लांट और एनिमल दोनों की बात करते हैं, इसलिए क्लोरोफिल भी आ जाएगा एग्जाम्पल। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हो गए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के क्या एग्जाम्पल है? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो टेब्यूलर फॉर्म में एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। तो वो टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टेबल में बना देता हूँ यहाँ पर, तो सो दैट आपको इजीली वो याद हो जाएगा। उसकी मैं ट्रिक लाया, तो ट्रिक से आपको और भी इजीली वो याद हो जाएगा। और वो टेबल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पीवाईक्यू में तो उसके आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कोई सा वाला भी पूछ लेते। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको पता होने चाहिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको याद, मतलब ट्रिक से तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो पटेल डीटीपी करके एक ट्रिक है, पटेल डीटीपी। ठीक है, पटेल डीटीपी एक ट्रिक है, तो उससे आप याद रखिए। तो पी से तो हो जाएंगे आपके पिगमेंट्स, ठीक है, ए से हो जाएंगे आपके अल्कलॉइड्स, टी से हो जाएंगे आपके टर्पेनॉइड्स, ई से हो जाएंगे आपके इसेंशियल ऑयल्स, ठीक है, और एल से हो जाएंगे आपके लैक्टीन, डी से हो जाएगा आपका ड्रग्स, टी से हो जाएगा आपका टॉक्सिन, और जो बचा हुआ है लास्ट में पी, उससे हो जाएगा पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ टेबल रहेगा ये। अब पिगमेंट्स कौन से हैं, अल्कलॉइड्स कौन से, वो सब मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं लाइन खींच दूं तो टेबल जैसा ही ये हो जाएगा। तो लाइन खींच गई, ये टेबल बन गया है। अब मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। तो देखो भाई, अपने जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर जो पिगमेंट्स है वो होते हैं अपने कैरोटेनॉइड्स और एंथ्रोसियानिन। तो ये नाम आपने सुने भी होंगे, एंथोसियानिन, कैरोटेनॉइड। तो ये पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। एल्कलॉइड्स में आपने मॉर्फिन और कोडीन का भी नाम सुना ही होगा, मॉर्फिन एंड कोडीन, ये भी नाम आपने सुने ही होंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर जो है क्लास 12 का, उसमें भी ये नाम है। तो एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, पिगमेंट्स, कैरोटेनॉइड, एंथोसियानिन। अब टर्पेनॉइड्स बहुत इजी है, मोनोटर्पिन एंड डायटर्पिन, मोनोटर्पिन और डायटर्पिन, ठीक है। तो मोनोटर्पिन और डायटर्पिन जो है वो अपने टर्पेनॉइड्स हो गए। टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, नाम सिमिलर है, इजीली याद हो जाएंगे। इसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, ये भी इजी है, ठीक है। तो इसेंशियल ऑयल्स में हो गए अपने लेमन ग्रास ऑयल। उसके बाद लैक्टिन में अपना आता है कॉनकेनावेलिन ए। तो कॉनकेनावेलिन ए जो है वो लैक्टिन है, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ड्रग्स आ जाते हैं, टॉक्सिन आ जाते हैं, पॉलीमरिक सब्सटेंस आ जाते हैं। तो ड्रग्स में तो अपने पास आ गया विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन, विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन। टॉक्सिन में अपने पास एब्रिन और राइसिन आ जाता है, ठीक है। तो एब्रिन और राइसिन, और अपने पॉलीमरिक सब्सटेंस में अपने आ जाते हैं रबर, गम एंड सेल्यूलोज। रबर, गम और सेल्यूलोज जो है ये अपने पॉलीमरिक सब्सटेंस हो गए। तो देखो, इनमें से बहुत सारे नाम जो है ना आपने सुने भी है और आपको पता भी है क्या चीज क्या क्या है। कुछ ही नाम है जो कि आपको याद करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक पटेल डीटीपी, आपको ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट सारे आपको याद हो जाएंगे। तो पी से पिगमेंट्स, ए से एल्कलॉइड, टी से टर्पेनॉइड्स, ई से एसेंशियल ऑयल, एल से लैक्टिन, डी से ड्रग्स, टी से टॉक्सिन और पी से पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। अब पिगमेंट्स कैरोटेनॉइड, एंथोसियानिन, एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, है ना। तो ये नाम थोड़े सुने। टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन। देखो, टर्पेनॉइड्स मोनो, डाय, तो मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, तो याद करना इजी है। इसके बाद आता है इसेंशियल ऑयल, तो लेमन ग्रास ऑयल है ना, तो इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। लैक्टिन में आता है कॉनकेनावेलिन ए, तो वो भी आपको याद, मतलब हो जाता है बहुत इजीली।
ठीक है, तो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा बट हो जाता है वो भी यार। ड्रग्स में हो गया अपना विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन, तो ये भी आपने शायद ड्रग्स सुने होंगे। तो विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन आर द ड्रग्स। टॉक्सिन, टॉक्सिन में अपने एब्रिन और राइसिन, ठीक है, और पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, तो अपने रबर, गम और सेल्यूलोज, तो ये भी आई थिंक अपने नाम सुने होंगे। तो ये हो गए सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। सो आगे बायोमोलिक्यूल्स को दो इसमें डिवाइड करा गया है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, वो आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब। वहीं मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो मैक्रोमोलिक्यूल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस के अंदर आते हैं, जैसे प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। अब लिपिड जो होता है वो भी आपका एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर तो आता है, बट वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो आपका माइक्रोमोलिक्यूल है। लिपिड इज माइक्रोमोलिक्यूल। अब मैक्रोमोलिक्यूल होने का मतलब यह नहीं कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। मैक्रोमोलिक्यूल होने का मतलब है कि पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस वो होना चाहिए और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब 10,000 डाल्टन या उससे भी ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और बहुत लोग का एक मिसकंसेप्शन होता है कि वह माइक्रोमोलिक्यूल्स को वो सब्सटेंस समझ लेते हैं कि जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आ जाते हैं, वहीं मैक्रोमोलिक्यूल्स को वो सब्सटेंस समझ लेते हैं जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट बहुत ही गलत है। तो डेफिनेशन इसकी ये आप ध्यान में रखिए कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके पॉलीमरिक सब्सटेंस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, 10,000 डाल्टन की रेंज में होता है या उससे भी ज्यादा होता है। तो प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड्स इनके अंदर आ जाते हैं, वहीं माइक्रोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड, शुगर और न्यूक्लियोटाइड, लिपिड, ये सब आ जाते हैं। तो अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एआर बताना चाहता हूँ, असर्शन रीजन। तो असर्शन है लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम्स इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो अब आपको पता है कि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका 800 डाल्टन से तो ज्यादा होता नहीं है, और वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आता है। ऐसा क्यों? तो देखो रीजन बहुत सिंपल है। लिपिड्स हैव हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन इन देम। लिपिड्स हैव हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन इन देम। अब इसको रटना नहीं है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन का मतलब क्या? हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, है ना, तो वाटर से डरता है। तो लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह वाटर से दूर जाना चाहते हैं, तो ये अट्रैक्शन की वजह से वो आपका एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आता है, सॉल्युबल में नहीं जा पाता है। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये लिपिड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, शुरू में तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे लिपिड्स के, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास? स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड, ठीक है। तो जी हाँ, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड है जिनके पास हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन है। तो देखो आइट साइड क्या रहेगा? वाटर रहेगा, तो वाटर से दूर जाना चाहेंगे और ये एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये सब हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन इनमें रहेगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है लिपिड्स के, ये आपका एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये बन गया आपका लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड, जिसको अपन वेसिकल बोल देते हैं, ठीक है। तो लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है लिपिड का, जिसको वेसिकल बोल दिया। और अब चूंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल बन गया, तो मतलब देखो अपन जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन अलग कैसे होता है, वो कॉटन क्लॉथ जो शुरू में मतलब चैप्टर के शुरू वाले पेजेस में ही लिखा है ना, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कॉटन क्लॉथ करके, नीचे आ गया अपना एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ऊपर रहेगा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो ये जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स है लिपिड के, जब ये लार्ज मॉलिक्यूल्स बन गए बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन बिटवीन दैम, तो इसकी वजह से जो बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, अब ये वो कॉटन क्लॉथ के नीचे जा नहीं पाएगा, इसलिए तो ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह जाएगा, एसिड सॉल्युबल में नहीं आएगा। तो बस यही रीजन है जिसकी वजह से आपका जो लिपिड होता है वो आपका एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रहता है। तो अब आगे मैं आपको एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल का जो टेबल बना हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, तो सेल के अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है और कितनी प्रेजेंट होती है, तो उसका टेबल बना है। तो देखो पहले तो सेल के अंदर वाटर तो प्रेजेंट होता ही है, प्रोटीन वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, और अपने लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और अपना और क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, आयंस भी प्रेजेंट होते हैं,
तो ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सेल्यूलर मास है उसका कितना परसेंट ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है? तो जो वाटर है वो आपका 70 से 90% आपका वाटर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन आपका 10 से 15% प्रेजेंट होता है। लिपिड आपका 2% प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट आपका 3% प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड आपका 5 से 7% प्रेजेंट होता है और आयंस आपके मात्र 1% जो है वो आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये कंपोजिशन है सेल का। ठीक है, तो ये ऐसा टेबल बना हुआ है, आप एनसीईआरटी में देखिए, यू विल इजीली फाइंड इट। अब देखो इसमें आपका जो वाटर है ना, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपका प्रोटीन जो है आपका ऑर्गेनिक। प्रोटीन क्या, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सब आपके ऑर्गेनिक ही है। तो आपसे यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए कि मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन सेल, वाटर। एक और क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन सेल, तो फिर वो प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल से आप इजीली उसको बता सकते हो। तो ये टेबल के पैरामीटर्स आपको याद, मतलब देखो मैं सारे पैरामीटर्स याद करने को नहीं बोलता, लेकिन ये वाले पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए। वाटर आपका 70 से 90% प्रेजेंट होता है, प्रोटीन 10 से 15%, लिपिड आपका 2%, कार्बोहाइड्रेट 3%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% और आयंस मात्र 1%। तो अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज हम देखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोटीन्स के बारे में बात करी गई है और ये सब प्रोटीन्स के बारे में यहाँ पर बात करेगी और इनके फंक्शंस के बारे में बात करी गई। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज GLUT4। GLUT4 के इतने क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो धीरे मतलब एक एक करके सबके अपन फंक्शंस देखते हैं। तो कोलाजन का जो फंक्शन है, कोलाजन कुछ नहीं है, वो आपका इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है, तो इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। अगला जो है अपने पास ये ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स है। ठीक है, तो आपको पता ही है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन और इंसुलिन जो है वो आपके प्रोटीन है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया और इंसुलिन आपका हार्मोन हो गया। कोलाजन आपके इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। अब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है आपका? तो एंटीबॉडी तो आपको पता ही है ना, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं उनसे फाइट करती है एंटीबॉडी, तो इसका फंक्शन है ये। अब रिसेप्टर्स, रिसेप्टर क्या है? देखो आपके टेस्ट रिसेप्टर हो सकते हैं, है ना, स्मेल रिसेप्टर हो सकते हैं। तो रिसेप्टर मतलब सेंसरी रिसेप्शन में वो मदद करते हैं। तो सेंसरी रिसेप्शन इसका काम हो गया। ठीक है, GLUT4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो आपका जो ग्लूकोज की जो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, उसमें वह मदद करता है। तो इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। तो इट्स वेरी इजी। तो देखो ये वाला जो टेबल है ना, इसको तो आप अच्छे से ही करके जाना, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। GLUT4 पर रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये तो खैर पता ही है। वैसे आपको GLUT4 का काम क्या है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर। तो बस ये कहानी है। तो अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अपने से पूछा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, और अगर अपने से पूछा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, तो अगर एनिमल वर्ल्ड का पूछा तो अपने को कोलाजन बोलना है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में कोलाजन है। लेकिन होल बायोस्फीयर मतलब सबका, प्लांट एनिमल सबका ओवरऑल अगर पूछ रहे तो ओवरऑल जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो है आपका रूबिस्को, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो बस तो देखो है ना, नीट में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप मतलब आपका ध्यान नहीं जाएगा होल बायोस्फीयर लिखा कि एनिमल वर्ल्ड लिखा, आप मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन देखोगे तो आप कोलाजन या रूबिस्को पे टिक कर दोगे। तो आपको देखना है एनिमल वर्ल्ड लिखा है कि होल बायोस्फीयर लिखा है। तो यहाँ पर फिर से असर्शन रीजंस आ गए। तो आइए असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो असर्शन है स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन गिव्स ब्लू कलर। ठीक है, तो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके स्टार्च ब्लू कलर क्यों देता है? बिकॉज लगा के सॉल्व करना है ना हर बार, मैंने बताया था अभी आपको। बिकॉज स्टार्च हैज हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से, तो देखो क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर है स्टार्च का, तो आयोडीन को वो ऐसे होल्ड करके रखेगा और फिर रिएक्ट करेगा
और फिर वह ब्लू कलर अपने को देखने को मिलता है। दूसरा असर्शन रीजन है सेल्यूलोज कैनॉट होल्ड आयोडीन। देखो होल्ड ही नहीं कर पा रहा है तो ब्लू कलर तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, वो तो बात है ही, लेकिन होल्ड क्यों नहीं कर पाता है उसका रीजन बताइए। तो सेल्यूलोज, अब ये बात तो है कि हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है उसकी वजह से होल्ड नहीं कर पाता, वो तो है, बट अपने को ऐसा नहीं बोलना है, अपने को बोलना है कि सेल्यूलोज हैज लीनियर स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए। सेल्यूलोज हैज लीनियर स्ट्रक्चर, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है सेल्यूलोज का? लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता है। वहीं स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और वो आयोडीन को होल्ड करता है और ब्लू कलर देता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगला जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो आप अच्छे से पढ़ ही लेना क्योंकि आगे भी बहुत काम आता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 4 लेवल्स पर डिस्क्राइब करा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका फ्रेशली फॉर्म प्रोटीन रहेगा, है ना, फ्रेशली फॉर्म प्रोटीन रहेगा और वह एक आपका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें ऐसा पूरा वो लीनियर होता है। देखो जैसे आपके जो अमीनो एसिड्स हैं वैसे पेप्टाइड बॉन्ड से इस तरीके से लीनियरली जुड़े रहेंगे, है ना, एकदम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। तो ये जो है आपके सारे पेप्टाइड बॉन्ड है जो बीच में अमीनो एसिड्स जिनसे जुड़े हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड से, तो पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड्स इस तरीके से जुड़े रहेंगे। और इसमें जो लेफ्ट वाला एंड है वो है आपका एन टर्मिनल और जो आपका राइट एंड है वो है आपका सी टर्मिनल, मतलब यहां पर आपका NH2 रहेगा इस साइड और इधर आपका COOH रहेगा इस साइड। तो NC, तो एन टर्मिनल सी टर्मिनल, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना ये आपका अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ ये वाटर इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर भी है। तो वाटर इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर, और इसमें बॉन्ड्स की बात करूं तो इसमें बॉन्ड एक ही टाइप का बॉन्ड है जो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये अनस्टेबल है तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो आपका ऐसे 2 फॉर्म्स में रहता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में देखते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रहता है आपका वो आपका अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अल्फा हेलिक्स के यदि मैं एग्जांपल्स बोलूं तो उसके हो गए अपने मायोसिन, ठीक है, केराटिन, तो ये जो होते हैं वो आपके अल्फा हेलिक्स के एग्जांपल है। वहीं अगर मैं बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर जो होता है, बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, बात एक ही है, बीटा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, तो वो जो होता है उसका आपका एग्जांपल है फिब्रीन, ठीक है। तो नेचुरल सिल्क भी उसको बोलते हैं, तो वो आपका इसका एग्जांपल रहेगा। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। ये हेलिक्स है ना, तो ये राइट हैंडेड कॉइल होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी की, तो अनस्टेबल तो यह भी होता है लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना स्टेबल देन प्राइमरी स्ट्रक्चर, बाकी होता तो ये भी अनस्टेबल है। वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये भी इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। अब बॉन्ड्स की यदि अगर मैं बात करूं तो देखो ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मेरे को आपको बतानी कि जो अल्फा हेलिक्स है ना उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जो बीटा हेलिक्स होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो खैर रहेगा ही रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा और इसके साथ साथ एक डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। तो कितने प्रकार के बॉन्ड हो गए? 3 प्रकार के। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, जो वो तो रहेगा ही शुरू से, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड और एक आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो ये आपके प्रेजेंट रहेंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके हेलिक्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट भी उसको बोलते हैं, ठीक। तो अल्फा हेलिक्स में आपके मायोसिन आ गए, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन भी होता है, वो भी आपका अल्फा हेलिक्स में आएगा। तो मायोसिन, केराटिन,
ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। बीटा हेलिक्स में आपके फिब्रिन, नेचुरल सिल्क वो आता है। अब अनस्टेबल होता है बट स्टेबल देन प्राइमरी, ठीक है। और वाटर इनसॉल्युबल होता है, बॉन्ड इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेंगे। अब तीसरा है अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अब हम देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है ये बनता कैसे, पहले तो इसको देखते हैं। तो जो लॉन्ग प्रोटीन की चेन होती है वह फोल्ड होती है और वह होलो वुडन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का बन जाता है। और वो आपका एक 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर बनता है। अब जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम्स है वो इसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स एग्जिस्ट इन टर्शियरी स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, सिंपल। तो ये आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल, साथ ही साथ इसमें जो बॉन्ड्स है वो भी बहुत सारे हैं। मतलब मैक्सिमम टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है वो आपके इसके अंदर है। 5 बॉन्ड है इसमें। तो सबको देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड दैट इज आयोनिक बॉन्ड वह भी रहेगा। और एक आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होता है जो कि अंदर साइड स्ट्रक्चर के अंदर साइड वह प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो देखो ये होलो वुडन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो जैसे ये मान लीजिए होलो है ना, होलो वुडन बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, रफली बना रहा हूं मैं इसको। तो होलो वुडन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो बाहर वाला पार्ट है ना ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है और अंदर होता है आपका हाइड्रोफोबिक। तो ये ऐसा वाटर में अगर अपन ने इसको डाला तो बाहर वाला पार्ट तो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है, तो वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अंदर वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, तो बाहर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये वाटर सॉल्युबल है। तो ये कहानी है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो अब हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बनता कैसे है। 2 या 2 से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर जब अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूब या फिर प्लेट्स तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है ये भी आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टेबल होता है। ये आपका वाटर सॉल्युबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यदि हम बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि आपका 2 या 2 से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, तो इसमें बॉन्ड्स जो होंगे वो आपके सेम एज दैट ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर रहेंगे, लेकिन नंबर इसका ज्यादा रहेगा। मैंने बोला ना 2 या 2 से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर से ये मिलकर बने हैं तो बॉन्ड्स का नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड्स में अपने को लिखना पड़ेगा सेम एज दैट ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेम एज दैट ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, बट नंबर विल इंक्रीज, बॉन्ड्स का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ तो थोड़ा आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो एग्जांपल हो गया एक तो इसका हीमोग्लोबिन, बहुत फेमस एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, तो वो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। एक और इसका एग्जांपल है दैट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है ये 2 पॉलीपेप्टाइड्स की चेन से मिलकर बना है, ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो वो भी आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसका जो डायग्राम है वो आपको 12th की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। तो ये हो गई कहानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब हम एंजाइम्स के बारे में देखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एंजाइम के बीच में जो 1-2 टॉपिक है उसको आप बुक से ऐसे ही पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से कुछ बताने जैसा है नहीं, तो आप बस उसको एक बार बुक से ऐसे ही रीड कर लीजिए। तो अब हम एंजाइम्स के बारे में देखेंगे। तो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको अच्छे से सुनिए क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत मतलब ऑलमोस्ट आता ही है क्वेश्चन इससे, है ना। तो एंजाइम जो होते हैं वो आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एग्जिस्ट करते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स
जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट राइबोजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। अब फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा है? दैट इज जाइमेस फ्रॉम ईस्ट। तो ये कोई पूछता नहीं है, लेकिन बस मैंने आपको ऐसी नॉलेज के लिए बताया कि पहला जो डिस्कवर्ड एंजाइम है दैट इज जाइमेस फ्रॉम ईस्ट। तो हमने देखा कि एंजाइम जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और जितने भी एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। और जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ना, वह हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर कर दिया, हाई प्रेशर कर दिया, तो इस पर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क नहीं करेंगे। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अगर हुआ तो वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर इफेक्टिवली वर्क कर लेते हैं, बट ऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर और प्रेशर यदि आप ज्यादा कर दोगे तो ये काम नहीं करेंगे। अब कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट मतलब क्या? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो एंजाइम का जो काम है वह है रिएक्शन का जो रेट है उसको यह बढ़ाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और जो रिएक्शन का रेट है उसको बढ़ाएगा। तो ये एंजाइम का काम होता है। अब एक और बात आप समझिए कि जो लिविंग सिस्टम है उसमें ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें कैटलिस्ट काम ना करता हो, मतलब अनकैटलाइज्ड रिएक्शन डू नॉट एग्जिस्ट इन लिविंग सिस्टम। तो जितनी भी रिएक्शन होती है वह कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है, ठीक है। और मतलब एंजाइम जो एक कैटलिस्ट है वो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है लिविंग सिस्टम के अंदर। तो एक मैं आपको एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो, आपने एक रिएक्शन सुनी होगी, है ना, CO2 प्लस H2O, है ना, क्या बनता है इससे? H2CO3, ऑब्वियसली बात है। तो H2CO3 इसमें बनता है। अब देखो, ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसमें वैसे तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज होता है लिविंग सिस्टम के अंदर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो CO2 प्लस वाटर विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, तो उससे H2CO3 बन जाता है। लेकिन सपोज कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन है जिसमें हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज करेंगे और एक में हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो लाइक दिस, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सेकेंड वाली रिएक्शन में। तो ये वाली रिएक्शन जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज नहीं है और इसमें हम यूज कर रहे हैं। तो ये पाया गया इसमें कि जब ये वाली रिएक्शन है जिसमें हम एंजाइम इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई भी कैटलिस्ट हम इस्तेमाल उसमें नहीं कर रहे, तो जो H2CO3 है इसके मात्र 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 पर आवर, एक घंटे में मात्र 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब मात्र क्यों बोल रहा हूं? समझिए, क्योंकि जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इस्तेमाल करेंगे तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 पर सेकेंड। माइंड ब्लोइंग, मतलब पर आवर भी नहीं, पर सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल H2CO3 के बनेंगे जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है वह कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इस्तेमाल करने से बहुत बढ़ गया, बहुत मतलब 10 मिलियन टाइम्स जो है रिएक्शन का रेट बढ़ गया। 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन का रेट बढ़ गया। तो दैट इज फिनोमिनल। तो अब यहाँ पर एक टर्म आता है टॉन। तो टॉन है क्या वैसे? टर्न ओवर नंबर। तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय सिंगल एंजाइम इन 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर एक सिंगल एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज टर्न ओवर नंबर, मतलब टॉन। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स हैं और उनके टॉन देकर रखे हैं। मतलब देखो यार, टॉन जितना ज्यादा होगा एंजाइम उतना फास्ट काम करेगा और उतनी ही ज्यादा उसकी कैटालिटिक पावर होगी। मतलब क्या है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में 1 मिनट के अंदर किसी एक सिंगल एंजाइम के द्वारा, तो वो टॉन है। और वो जितना ज्यादा होगा एंजाइम उतना फास्ट काम करेगा और कैटालिटिक पावर एंजाइम की उतनी ही ज्यादा होगी। कैटालिटिक पावर एक तो टॉन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, और एक और चीज होती है Km कांस्टेंट, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे बाद में, तो एक उस पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स है, उनके टॉन है वो देकर रखे। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का टॉन है 360 लाख पर मिनट, मतलब 360 लाख सबस्ट्रेट कार्बोनिक एनहाइड्रेस के द्वारा कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में 1 मिनट में, ठीक है। उसी तरह कैटलिस्ट के 50 लाख पर मिनट, फ्लेविप्रोटीन के द्वारा 50 पर मिनट और लाइसोजाइम के द्वारा 30 पर मिनट, ठीक है। यहाँ 50 से 30 है, यहाँ 50 लाख
है, यहाँ पर 360 लाख है। ठीक, तो इसको याद नहीं करना है, बस ये मैंने आपको ऐसी कंपैरिजन टाइप बताया है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम। ठीक है, फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब एंजाइम काम कैसे करता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो एक रफली डायग्राम एंजाइम का बना के मैं आपको बताता हूँ, ये याद नहीं करना है। ठीक है, तो बस मैंने आपको ऐसे ही बताया था, याद नहीं करना है उसको। तो ये एंजाइम का कुछ ऐसे रफली डायग्राम, ऐसा होता नहीं है, मतलब समझने के लिए इट्स गुड डायग्राम। तो ये जो है एक्टिव साइट है, यहां पर ही सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। सो दिस इज एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, कुछ एंजाइम में एलोस्टेरिक साइट भी होती है, बट मोस्टली एंजाइम में सिर्फ एक्टिव साइट ही होती है, एलोस्टेरिक साइट नहीं होती मोस्टली में। ठीक है, तो कैसे होता है, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड करता है पहले तो। ठीक है, सबस्ट्रेट है, वह एक्टिव साइट पर इसे लॉक करके इसे बाइंड करेगा और वह बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट गया यहां पर जाकर इसे बाइंड कर गया, तो ये है एंजाइम, कोई सा भी एंजाइम मान लो। तो यहां पर ये हो गया एंजाइम, ये हो गया सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट यहां पर जाकर बाइंड करेगा एक्टिव साइट पर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहां पर ये पूरा ऐसे फिट हो गया, फिट होने के बाद उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड नए बनेंगे, तो वहां पर फिर एक अपना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी आपका बन जाता है। ठीक है, तो पहले आपका सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पर जाएगा, है ना, बॉन्ड वगैरह उसके ब्रेक होंगे, फिर बनेंगे बॉन्ड नए, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और फिर यहां से जो निकलेगा वो आपका प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट आया प्रोडक्ट निकला, सबस्ट्रेट आया प्रोडक्ट हुआ, तो यही काम होता है एंजाइम का। तो यहां पर फिर आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो सबस्ट्रेट ने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर प्रोडक्ट निकलता है। तो इसी तरह से जो रिएक्शन है यह चलती है और इसी तरह एंजाइम जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर एक ग्राफ आता है जिसमें अपने को एंजाइम का एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है, तो वो अपने को पता चलता है। तो जो ग्राफ है वो आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ है। तो उसमें अपने को वाई एक्सिस के अलोंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बनाना है। ठीक है, तो यहां पर रहेगी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अलोंग वाई एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग रहेगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर कहीं हम मान लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट की यहां पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो सबस्ट्रेट की जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो ये रहेगी, मान लिया अपने ऐसा, और जो प्रोडक्ट की रहेगी वो ये रहेगी। तो रिएक्शन जिसमें एंजाइम यूज नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मली आपकी इस तरीके से चलेगी, तो लाइक दिस, तो इस तरीके से चलेगी, और ये रही अपनी प्रोडक्ट। तो यहां पर जाकर ऐसा प्रोडक्ट बनता है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ये जो पार्ट होता है वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अब ये वाली जो रिएक्शन है विदाउट एंजाइम है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। अब जब एंजाइम रिएक्शन में पार्ट लेता है तो वह एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है। अपन ने डिस्कस करा था ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी को वह कम करेगा जब एंजाइम रिएक्शन में आएगा। तो कुछ इस तरीके से फिर अपने को बनाना पड़ेगा, इस तरीके से। तो यहां पर क्या हुआ, देखो एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी थी जब एंजाइम नहीं था, और अब इतनी हो गई है जब हम एंजाइम को लिया है। तो ये वाली जो है ये छोटी सी ये, तो ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। ठीक है, तो लाइक दिस आपका जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ना, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ 3-4 फैक्टर्स है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। तो एक तो हो गया आपका टेम्परेचर, एक हो गया पीएच, एक हो गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और एक और हो गया आपका स्पेसिफिक केमिकल्स। कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होंगे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। तो देखो टेम्परेचर और पीएच की तो बहुत नैरो रेंज पर एंजाइम काम करते हैं, है ना। टेम्परेचर और पीएच की बहुत नैरो रेंज रहेगी, उस पर ही एंजाइम काम करेंगे। मतलब वो जो उतनी सी नैरो रेंज है उससे इधर या उधर हुआ तो फिर खत्म कहानी, है ना। तो देखो जैसे यदि आपका टेम्परेचर कम कर दिया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा।
तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है, उस पर ही एंजाइम्स काम करते हैं। तो बहुत ही नैरो रेंज होती है, मतलब टेम्परेचर की नैरो रेंज, पीएच की तो वेरी नैरो रेंज। तो लाइक दिस। अब अगला होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटी होगी। इसको एक ग्राफ से समझाना चाहता हूं मैं। तो ये ग्राफ बनेगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में। ठीक है, तो देखो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो पहले तो एंजाइम मतलब वेलोसिटी जो है रिएक्शन की वो बढ़ेगी, बट एक मोमेंट पर जब वेलोसिटी हाईएस्ट हो जाएगी रिएक्शन की, उसके बाद सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यदि आप बढ़ाओगे भी तो भी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। तो सिग्मोइड कर्व बनेगा, तो लाइक दिस। तो इस तरीके से ये बनेगा, ये सिग्मोइड कर्व बनेगा। तो ये हो गया वी मैक्स। ठीक है, तो ये वी मैक्स हो गया। मतलब यार देखो, इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि मान लीजिए अपने पास 10 एंजाइम्स हैं, ठीक है, और 10 एंजाइम्स को जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट अपने पास 15 है। ठीक है, तो देखो मतलब मान लो कि अपने पास 10 क्या है एंजाइम्स है। ठीक है, 10 अपने पास एंजाइम्स है और 15 सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो 15 सबस्ट्रेट है। अब 10 एंजाइम को 10 सबस्ट्रेट तो जुड़ जाएंगे, लेकिन जब 11वां सबस्ट्रेट एंजाइम मतलब 11वां सबस्ट्रेट जुड़ने जाएगा तो एंजाइम ही नहीं रहेगा वहां पे। तो यदि आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो अब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया लेकिन एंजाइम ही नहीं है, तो फिर रिएक्शन की वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? तो बस यही बात यहां पर बताई है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, मतलब देखो पहले तो एक एंजाइम से एक सबस्ट्रेट जुड़ा, दूसरे एंजाइम से दूसरा सबस्ट्रेट जुड़ा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, इस तरीके से 10 एंजाइम से 10 सबस्ट्रेट जुड़ गए। ठीक है, उसके बाद 11वां जब जुड़ेगा तो एंजाइम तो है ही नहीं ना, तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ाओ बट एंजाइम्स आर फ्यूअर, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एक लिमिटेड होती है। उसके बाद सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे भी तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें एक होता है केएम कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था ना केएम कांस्टेंट, जो कि कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम केएम कांस्टेंट पर भी डिपेंड करती है। तो केएम कांस्टेंट कुछ नहीं है, वो एक सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, एक सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जिस पर जो वी मैक्स मतलब वेलोसिटी जो है रिएक्शन की वो वी मैक्स की आधी जब हो जाती है। तो यहां पर देखो ये वी मैक्स है, इसका आधा है ना, यहां पर कहीं तो भी होगा वी मैक्स बाय 2। तो इस पोजीशन पर जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो ये आ रहा है, तो Km जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, सिंपल है ना। तो Km क्या है? Km सबस्ट्रेट का एक वो कंसंट्रेशन है, ये वाला देखो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इधर है ना, तो ये वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जिस पर Vmax बाय 2 हो जाता है, दैट इज Km, है ना, सिंपल सा है। तो ये तीन चीजें हमने देख ली फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग में। अब स्पेसिफिक केमिकल्स, अब स्पेसिफिक केमिकल्स क्या होते हैं? वह एंजाइम से बाइंड करते हैं और फिर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो वो स्पेसिफिक केमिकल्स। और यदि एंजाइम से बाइंड कर कर यदि वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहा है तो वो प्रोसेस को इनहिबिशन बोल देते हैं, और जो केमिकल है उसको इनहिबिटर बोल देते हो। इनहिबिटर को अपन फ्रेश पेज पर अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाया है रफली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव साइट है। अब एक्टिव साइट पर कौन जुड़ता है? सबस्ट्रेट जुड़ता है, ऑब्वियस बात है ना। तो एक्टिव साइट पर आएगा सबस्ट्रेट जुड़ने के लिए। अब एक्टिव साइट क्या है? वो एक ऐसा शेप है और सबस्ट्रेट का कुछ इस प्रकार से शेप रहेगा, तो वो दोनों इसे लॉक होना चाहिए, तो उस प्रकार से मतलब इसके करस्पॉन्डिंग इसका सबस्ट्रेट का शेप रहेगा, जिससे एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के बीच में से लॉकिंग अच्छे से रहेगी। अब जब इनहिबिटर का स्ट्रक्चर और शेप सबस्ट्रेट के सिमिलर हो जाए, है ना, इनहिबिटर का जो शेप और स्ट्रक्चर है वह सबस्ट्रेट के सिमिलर हो जाए, तो एक्टिव साइट तो क्या है, मतलब उसको एक इस प्रकार से कुछ शेप चाहिए कि वहां पर लॉक हो जाए। तो अब इनहिबिटर का जो शेप और स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट के शेप और स्ट्रक्चर से सिमिलर है, तो इनहिबिटर भी जाकर एक्टिव साइट से जाकर जुड़ सकता है ना। मानते हो ना इस बात को कि उसका शेप और स्ट्रक्चर है ना सेम हो गया, तो एक्टिव साइट पर इनहिबिटर भी जाकर जुड़ सकता है। तो जब हम इनहिबिटर का कंसंट्रेशन मतलब हम नहीं मतलब जब इनहिबिटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सबस्ट्रेट के जुड़ने के बजाय इनहिबिटर जाकर जुड़ेगा, और फिर जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए हमको वो नहीं मिलेगा, और एंजाइम की एक्टिविटी यहां पर इनहिबिट हो जाएगी।
तो अब देखो इसका भी स्ट्रक्चर, मतलब इन दोनों का जो स्ट्रक्चर और शेप है वो सिमिलर है, मतलब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि एक्टिव साइट पर जाकर कौन जुड़ेगा। इनहिबिटर बोलता है मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा है, मैं जुड़ूंगा, तो वो जाकर जुड़ जाता है। तो दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, दैट्स व्हाई ये वाले इनहिबिशन को हम बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हम इसको बोल देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कॉम्पिटिशन चल रहा है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कि कौन जुड़ेगा। तो जब इनहिबिटर जाकर जुड़ जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, तो एक इसका एग्जांपल होता है। तो देखो सबस्ट्रेट एक हो गया अपना सक्सीनेट नाम का एक सबस्ट्रेट होता है। वैसे तो देखो सक्सीनेट जाएगा और मतलब देखो सबस्ट्रेट है अपना सक्सीनेट नॉर्मली, और अपना जो प्रोडक्ट निकलेगा वो बनेगा फ्यूमरेट। ठीक है, तो सक्सीनेट जाता है एक्टिव साइट पर। ये देखो यहां पर एंजाइम रहेगा, सक्सीनेट को फ्यूमरेट में जो चेंज करता है वो है एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो एग्जांपल भी आपको ध्यान रखना है ना, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो रहेगा वो सक्सीनेट को फ्यूमरेट में करेगा चेंज, है ना। तो सक्सीनेट जाएगा यहाँ पर बाइंड करेगा और प्रोडक्ट निकलेगा फ्यूमरेट। लेकिन जो इनहिबिटर है दैट इज मेलोनेट, जो कि स्ट्रक्चरली सक्सीनेट के सिमिलर ही है, तो वो जाकर यहां पर जुड़ जाता है और फिर सक्सीनेट से फ्यूमरेट नहीं बन पाता है। तो ये है इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम एक यूजफुल तरीके से भी उसको यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम यूजफुल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे, तो इट इज यूज टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो देखो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करना है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को यूज करा जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो एक सबस्ट्रेट है आपका पाबा, वो एंजाइम से जुड़ेगा और प्रोडक्ट जो निकलेगा वो है फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड जो है वह बैक्टीरियल ग्रोथ, दैट इज बैक्टीरियल पैथोजेंस वगैरह उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है फॉलिक एसिड। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस चलती है, पाबा जाता है एंजाइम के पास और जो प्रोडक्ट निकलता है वो फॉलिक एसिड होता है और वो बैक्टीरियल की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, अब अपने को एक ड्रग देना है दैट इज सल्फा ड्रग, जो कि यहां पर इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर इनहिबिटर कौन हो गया, सल्फा ड्रग। अब चूंकि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो पाबा के सिमिलर रहेगा। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर इसके सिमिलर रहेगा तो ये एक्टिव साइट पर चले जाएगा और फिर फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो फॉलिक अगर ये जुड़ गया तो फिर फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा और फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो दिस इज हाउ बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वह प्रिवेंट होती है। तो ये यूजफुल एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। तो अब जो इनहिबिशन का जो नेक्स्ट टाइप आता है वो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम डिस्कस करेंगे। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो इसमें कंपटीशन नहीं होगा, है ना, ऑब्वियस बात, नाम से तो समझ में आ ही रहा है। अब इसमें जो एंजाइम रहेगा उसमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट रहेगी दैट इज एलोस्टेरिक साइट। तो अगर मैं एंजाइम का रफली डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो ये रफली बना रहा हूं मैं डायग्राम, मतलब सिर्फ आपको समझ में आ जाए, दैट विल बी इनफ। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा, बहुत खराब बना है बट ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये रहेगी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम और ये है एक और साइट दैट इज एलोस्टेरिक साइट। तो ये जो साइट रहेगी ये अपने पास रहेगी एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो और अपने को अच्छे से समझ में आएगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यदि कन्वर्ट करना है तो कौन सा एंजाइम लगता है, हेक्सोकाइनेस। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेस एग्जांपल की मदद से हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को समझते हैं। तो हेक्सोकाइनेस जो होता है वह ग्लूकोज जो कि सबस्ट्रेट है, जो कि यहां आएगा एक्टिव साइट पर और यहां से फिर निकलेगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन ये चलती है। अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब देखो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, उसका कंसेंट्रेशन अब बहुत ज्यादा हो गया है और इतना ज्यादा हो गया है कि बस दैट्स इनफ, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब ओवरलोड होने जा रहा है। तो वो वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो तब
ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एलोस्टेरिक साइट पर जाकर एक्ट करता है, ठीक है। तो यहां अंदर जाएगा, वो एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ेगा। तो जब इसका कंसंट्रेशन, दैट इज प्रोडक्ट यहां पर कौन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो ये जाता है एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ने। और जब यह एलोस्टेरिक साइट पर ऐसे जुड़ता है तो एक्टिव साइट का जो शेप है वह चेंज हो जाता है। जाहिर सी बात है, यहां से अगर कुछ चीज जुड़ेगी तो इधर का जो शेप रहेगा वो चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। अब एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया है, तो ग्लूकोज जो है, जो एक्टिव साइट पर जुड़ता है सबस्ट्रेट, तो वो वहां पर जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि एक्टिव साइट का शेप चेंज हो चुका है ना। तो वो वहां पर जुड़ नहीं पाएगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा नहीं, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा नहीं तो फिर कंट्रोल हो गया, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन पहले ज्यादा था, अब उसको बनाना नहीं है, तो या ये इनहिबिट हो रहा है, तो इनहिबिशन। अब यहां पर कुछ कंपटीशन नहीं है ना, किसके बीच में कंपटीशन नहीं है, तो बस इसलिए इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। बात आई समझ में? एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेस एंजाइम में ग्लूकोज जाता है, जुड़ता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ना चाहता है, और जब वो एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ेगा तो वो इस तरीके से यहाँ पर एक्टिव साइट का जो शेप है उसमें चेंज आएगा। और एक्टिव साइट के शेप में जब चेंज आता है तो सबस्ट्रेट जो वहां पर जुड़ता है, यहाँ पर कौन है, ग्लूकोज, तो वो वहां पर जुड़ नहीं पाएगा, और वो वहां पर जुड़ नहीं पाएगा तो आगे की प्रोसेस हो नहीं पाएगी, और इस तरीके से एंजाइम जो होगा वो आपका इनहिबिटेड हो जाएगा, और इसको ही हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। अब देखो, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। तो ये वाला जो है वह रिवर्सिबल वाला है, ठीक है। तो रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल भी होता है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज मतलब काम का नहीं है यार वो, ठीक है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन जब ज्यादा था तो वो एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ रहा था, ठीक है। अब उसका कंसंट्रेशन, मतलब अब वो बन ही नहीं रहा है ना, तो अब उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं। अब वो जब सेल के द्वारा यूज होगा तो उसका कंसंट्रेशन वापस नॉर्मल लेवल पर भी तो आएगा और कम भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो यूज होते जा रहा है सेल के द्वारा। तो जब उसका कंसंट्रेशन कम होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो जुड़ा था एलोस्टेरिक साइट पर, अब उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो वो एलोस्टेरिक साइट से निकल जाएगा बाहर, और जब वो निकल जाएगा तो एक्टिव साइट का जो शेप है वो वापस से रीगेन हो जाएगा, और फिर ग्लूकोज जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, और फिर वापस वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है, तो ये रिवर्सिबल हो गया ना। और अब देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जब कंसंट्रेशन ज्यादा था तो उसको कम करने में ये चीज मदद कर रही है, तो इसको बोलते हैं हम फीडबैक इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज ऑल्सो नोन एज फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। तो फीडबैक इनहिबिशन भी इसको बोलते हैं, और प्रोडक्ट इनहिबिशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की कहानी। अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? तो वह रिवर्सिबल है, ठीक है। तो कैसे? तो हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या देखा था, इनहिबिटर होता है और सबस्ट्रेट होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं और वो कंपीट करते हैं सेम एक्टिव साइट के लिए। अब इनहिबिटर ही जाकर क्यों जुड़ता है? क्योंकि इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है सबस्ट्रेट से, इसलिए वो जाकर वहां पर जुड़ जाता है। अब ये चीज रिवर्सिबल है कैसे? अगर हमने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है ना, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हमने इनहिबिटर से भी बढ़ा दिया, तो अब सबस्ट्रेट जाकर वहां पर जुड़ेगा और नॉन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वहां पर नहीं हो पाएगा, है ना। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो कौन जाकर जुड़ेगा? सबस्ट्रेट वहां पर जुड़ेगा ना, इनहिबिटर नहीं जुड़ेगा। तो ये रिवर्सिबल हो गया। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज रिवर्सिबल, और नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होता है। तो यहां पर हमने रिवर्सिबल डिस्कस करा है, वैसे तो यह भी एनसीईआरटी में है नहीं, बट ठीक है, हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स देखेंगे। तो एंजाइम्स को 6 क्लासेस में क्लासिफाई करा गया है, ईच विथ 4 to 13 सब क्लासेस, ठीक है। तो ये जो क्लासेस हैं एंजाइम्स की, इसको इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, ठीक है। जैसे अगर आपसे फर्स्ट क्लास पूछा तो ऑक्सीरिडक्टेज ही आपको बोलना है, फिफ्थ पूछा तो आइसोमेरेसिस ही बोलना है, सिक्स्थ पूछा तो लाइगेसेस ही आपको बोलना है ना। इसको आगे पीछे आप नहीं कर सकते हो, ये सीक्वेंस में ही आपको याद करना है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ओथलील करके इसकी ट्रिक है। तो ट्रिक है ओथलील। तो पहली बार सुनने में तो ऐसा थोड़ा तोतला टाइप लग रहा होगा, बट ये बेस्ट ट्रिक है, सिंपलेस्ट ट्रिक है, और इससे
अच्छी ट्रिक मतलब बहुत लोगों ने बनाने की कोशिश करी है, बट ओथली इज द बेस्ट ट्रिक और इजीएस्ट वन है और बाद में सुनने में अच्छी लगती है। तो ओथली इज अ ट्रिक। तो ओ से हो गया ऑक्सी रिडक्टेस, जिसको डीहाइड्रोजिनेस भी बोलते हैं। तो ऑक्सी रिडक्टेस आप ध्यान रखिए, पढ़ते पढ़ते आपको डीहाइड्रोजिनेस भी याद हो जाएगा। तो ऑक्सी रिडक्टेस हो गया ओ से। टी से ट्रांसफरेसिस, एच से हाइड्रोलिसिस, एल से लाइसिस, आई से आइसोमरेसिस और एल से लाइगेसिस। तो ऑक्सीरिडक्टेसेस की ऑक्सीरिडक्टेस क्लास के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन में होते हैं और इसका जो एग्जांपल है वो है रुबिस्को। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफरेजेस। तो ट्रांसफरेजेस क्लास के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप में मदद करते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो ग्रुप्स होंगे उनको ट्रांसफर करेंगे। तो वो हो गए आपके ट्रांसफरेजेस क्लास के एंजाइम्स। तो इसमें हेक्सोकाइनेस एग्जांपल है। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस जो है वह बॉन्ड को ब्रेक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो है ना, हाइड्रो मतलब क्या, वाटर। तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वह बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो न्यूक्लियस इस क्लास के अंदर आता है। इस क्लास के अंदर न्यूक्लियस नाम का एंजाइम आता है। अब नेक्स्ट है लाइसिस। तो लाइसिस बॉन्ड को ब्रेक करेगा इन एब्सेंस ऑफ वाटर। देखो यहां पर क्या था, हाइड्रो मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, बट लाइसिस जो है इन एब्सेंस ऑफ वाटर ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट होता है आइसोमरेसिस। तो आइसोमरेसिस ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स में इंटर कन्वर्जन मतलब अलग अलग प्रकार के आइसोमर्स बनाते हैं। तो वो है आइसोमरेसिस क्लास के एंजाइम्स। और लास्ट है लाइगेसिस। तो लाइगेसिस क्लास के जो एंजाइम्स होते हैं वह दो ग्रुप्स को जोड़ने में मदद करते हैं। तो डीएनए लाइगेस इसका एग्जांपल हो गया। डीएनए लाइगेस बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है क्लास 12th में, उसमें डीएनए लाइगेस आता है। तो वो इसी क्लास के अंदर आता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो रिसेंट स्टडीज में जो है एक 7th क्लास भी आई है एंजाइम की, बट एनसीईआरटी में अभी तक 6 क्लासेस ही है। तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है। आप भूल जाइए कि 7वीं भी कुछ क्लास है, वो मैंने आपको बस ऐसे ही बताया है कि रिसेंट स्टडी में ऐसा पाया गया है। तो आप भूल जाइए वो है ना 7वीं क्लास। बस जो 6 क्लासेस है एंजाइम की, बस आप इसको ही ध्यान रखिए, बिकॉज एनसीईआरटी में अभी तक 6 क्लासेस ही है। तो ये हो गया सारा एंजाइम का। एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म हो गया। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हम देखेंगे। तो कोफैक्टर को समझने से पहले आपको एंजाइम का थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। तो एंजाइम देखो, सिंपल एंजाइम भी होता है जो मेडअप ऑफ प्रोटीन्स, और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम को होलो एंजाइम भी बोलते हैं। तो होलो एंजाइम इज इक्वल टू प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम बोल देंगे और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोल देंगे, जिसको अपने को पढ़ना है। तो कोफैक्टर ना 3 प्रकार से होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम और मेटल एक्टिवेटर। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम जो है वह आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये दो जो है वह आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वही जो मेटल एक्टिवेटर, मेटल तो आपके इनऑर्गेनिक होते हैं, तो मेटल एक्टिवेटर जो होते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। वही जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वह एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है ना। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है एपो एंजाइम दैट इज प्रोटीन पार्ट के साथ वह टाइटली बाउंड होता है। वही को एंजाइम वह लूजली बाउंड होता है एपो एंजाइम के साथ ना। तो एनसीईआरटी में लिखा ओनली ट्रांजिएंट। वही जो मेटल एक्टिवेटर है वह एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ लूजली बाउंड होता है बट बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वह बनाता है। अब यदि हम एग्जांपल्स देखें तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के अंदर एग्जांपल है वह है हीम। तो पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज नाम के एंजाइम के अंदर हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। वहीं को एंजाइम्स में यदि हम देखें तो मेनली आपके विटामिन आते हैं, और जो को एंजाइम है आपका NAD एंड NADP है ना। तो इसमें आपके विटामिन नाइसिन जो है वो होता है। ठीक है, अब जो मेटल एक्टिवेटर है इसका जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जिंक। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो कि आपका एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, तो उसमें जो आपका कोफैक्टर रहेगा मेटल एक्टिवेटर तो वो रहेगा आपका जिंक। तो जिंक एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखो वैसे तो है ना पूछेंगे तो सिर्फ और जिंक पर ही आएगा, और कोई सा आपको मेटल एक्टिवेटर याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब लोग बहुत अलग अलग मेटल एक्टिवेटर याद कर लेंगे है ना, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, अलग अलग बहुत प्रकार के याद कर लेंगे, लेकिन जिंक ही मोस्टली पूछा जाता है। तो एक सेफर साइड के लिए आप आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम में से कोई एक हाथ आपको जो अच्छा लगे
जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लीजिए। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब 98% जिंक पर ही क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से ये जो है को फैक्टर की कहानी थी। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लासिफिकेशन मतलब ये जो मैंने बनाया फ्लो चार्ट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समराइज हो जाता है पूरा को फैक्टर इसमें, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी एक क्वेश्चन हम एक सॉल्व कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली नीट 2024 में पूछा गया था, और फिर वीडियो को हम एंड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द को फैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अभी हमने पढ़ा जिंक है ना, जिंक इज द को फैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ये क्वेश्चन आया था अभी नीट 2024 में, और इससे पहले भी ये पूछा है, मतलब नीट 2024 के पहले भी एक दो बार आ चुका है, तो ये है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिंक। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब जिंक ही पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब 98% आप मान के चलो कि जिंक ही पूछेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो के अंदर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं। और जी हाँ, वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन यदि अगर आप इस यहाँ तक अगर पहुँचे हो एंड तक इस वीडियो के, सो यू ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग, और मैं विश करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।